हाय एवरीवन, आज हम पॉलिटी कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पार्लियामेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं पहले। तो आज का जो टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे प्री में भी आए हैं, मेंस में भी आए हैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द राज्यसभा एज कम्पेयर्ड विद लोकसभा कैन बी स्टडीड फ्रॉम 3 एंगल्स। ठीक है, बेसिकली जब आप राज्यसभा और लोकसभा को कंपेयर करते हो तो आप 3 तरीके से कर सकते हो। पहली चीज़, जहाँ पे राज्यसभा के पावर्स लोकसभा के इक्वल होते हैं। दूसरी, जहाँ पे अनइक्वल होते हैं। तीसरा, जहाँ पे राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो कि वो लोकसभा के साथ शेयर नहीं करती है। ठीक है, तो ये 3 हेड्स में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज इक्वल स्टेटस विद लोकसभा। ठीक है, पहला चीज़ क्या है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग मैटर्स जो पावर्स एंड स्टेटस है राज्यसभा के वो इक्वल है टू दैट ऑफ द लोकसभा। ठीक है, यहाँ पे जो भी पावर्स लिखी गई हैं वो बराबर हैं। पहला, इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। ठीक है, कि जो भी ऑर्डिनरी बिल्स हैं वो दोनों में से कहीं भी आ सकते हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। दूसरा, इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स, ये भी दोनों जगह आ सकते हैं। इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिल्स जिसमें एक्सपेंडिचर सीएफआई से इन्वॉल्व है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स याद रखना है, ऑर्डिनरी बिल्स, कैब एंड फाइनेंशियल बिल्स। ठीक है, जिसमें सीएफआई इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इज इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंटर भी आपको दिया है। हाउएवर राज्यसभा अलोन कैन इनिशिएट द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अगर इनिशिएट करना है तो सिर्फ राज्यसभा ही कर सकती है। वैसे दोनों का ही एक तरीके से जो है इंपॉर्टेंट है इसमें। ही इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन, जो राज्यसभा पास करती है एक इफेक्टिव मेजोरिटी से। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी एक तरीके की स्पेशल मेजोरिटी होती है एंड इसमें लोकसभा को अग्री करना होता है सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी से आपकी राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया तो लोकसभा बस सिंपल मेजोरिटी से इस पर अग्री करेगी, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिकमेंडेशंस देना प्रेसिडेंट को ताकि वो रिमूवल कर सकें चीफ जस्टिस का एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का एंड हाई कोर्ट का, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे प्रेसिडेंट को इनके रिमूवल से रिलेटेड अगर रिकमेंडेशन देना है तो दोनों हाउसेस की बराबर पावर होती है। देन अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द प्रेसिडेंट, अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज। ठीक है, प्रोक्लेमेशन को अगर अप्रूव करना है तीनों तरीके की इमरजेंसी के तो वो भी बराबर पावर्स होती हैं। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर्स को जब सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें इंक्लूड कर लो प्राइम मिनिस्टर को, तो वो भी यही करते हैं। देन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर कैन बी मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस। ठीक है, आपके जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो मिनिस्टर्स होते हैं आपके पीएम को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो वो किसी भी हाउस के हो सकते हैं। हाउएवर इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेंबरशिप वो रिस्पॉन्सिबल सिर्फ लोकसभा को ही होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे कि फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, कैग, इनकी जो रिपोर्ट होती हैं उनको भी दोनों हाउसेस कंसीडर करते हैं। देन नेक्स्ट इज एनलार्जमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड यूपीएससी, अगर इनकी पावर्स को बढ़ाना है तो दोनों हाउसेस के पास बराबर पावर होती है। अब आते हैं अनइक्वल स्टेटस कहाँ पे है लोकसभा का और राज्यसभा का। ठीक है, इसमें से आपको मेंस का क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है कि किस पावर्स में, ठीक है, इन विच पावर्स राज्यसभा एंड लोकसभा आर अनइक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बना के आंसर लिख सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग मैटर्स में पावर्स एंड ड्यूटीज जो होती हैं अनइक्वल होती है राज्यसभा की लोकसभा से। पहली चीज़, अब ये वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। मनी बिल जो है आप सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, नॉट इन राज्यसभा, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल। ठीक है, वो ना तो अमेंड करेगी ना रिजेक्ट करेगी मनी बिल को, और ये सिर्फ बिल को रिटर्न कर सकती है। ठीक है, लोकसभा के पास में 14 डेज के अंदर, आइदर विद और विदाउट रिकमेंडेशंस। ठीक है, या तो कुछ रिकमेंडेशन दिए उसके साथ या बिना रिकमेंडेशंस के। लोकसभा या तो एक्सेप्ट कर सकती है इन रिकमेंडेशंस को या रिजेक्ट कर सकती है किसी भी रिकमेंडेशंस को राज्यसभा की, मतलब एनी और ऑल, कोई भी रिकमेंडेशन या सारी। इन बोथ द केसेस मनी बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। ठीक है, मतलब हम बोलते हैं दोनों हाउसेस ने इसको पास कर दिया है, चाहे रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की हो चाहे नहीं की हो राज्यसभा की। ठीक है, फिर फाइनेंशियल बिल नॉट कंटेनिंग सोली द मैटर्स ऑफ आर्टिकल 110। ठीक है, वो फाइनेंशियल बिल जिसमें सिर्फ 110 वाली चीज़ें नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ये भी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, नॉट इन दी राज्यसभा। देन अगेन, बट विद रिगार्ड टू इट्स पैसेज दोनों हाउसेस के पास बराबर पावर है।
नेक्स्ट देखिए, फाइनल पावर्स टू डिसाइड कि वेदर एक बिल मनी बिल है या नहीं, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास होती है। तो एक तरीके से लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स हो गई। फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग को दोनों हाउसेस की, तो यहाँ पे भी अपर एंड इसको मिल गया। फिर लोकसभा, क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल होते हैं, तो वो बैटल जीत जाता है जॉइंट सिटिंग में, एक्सेप्ट व्हेन द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द रूलिंग पार्टी इन बोथ द हाउसेज इज लेस देन दैट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। एक्सेप्शन तभी होगा जब अगर कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ रूलिंग पार्टी की दोनों हाउसेज में जोड़ लो, अगर वो ऑपोजिशन से कम है, सिर्फ उसी केस में हो सकता है कि जॉइंट सिटिंग में लोकसभा हार जाए, वरना जीतेंगे ही जीतेंगे। ठीक है। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द बजट, सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, ये पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। बेसिकली जो डिमांड फॉर ग्रांट होती है ना, उसमें इनकी वोटिंग पावर नहीं होती, ये सिर्फ बजट को डिस्कस कर सकते हैं। डिमांड फॉर ग्रांट जो होता है वो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होता है लोकसभा का। नेक्स्ट देखिए, A resolution for the discontinuance of the national emergency can be passed only by the लोक सभा। अगर national emergency को discontinue करना है तो उसके लिए resolution भी सिर्फ लोकसभा ही पास करेगी, राज्यसभा पास नहीं कर सकती है। Then राज्यसभा cannot remove the council of ministers by passing a no confidence motion. This is because जो council of ministers है वो collectively responsible होते हैं only to the लोकसभा। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटाना है तो एनसीएम के थ्रू राज्यसभा नहीं हटा सकती, वो सिर्फ लोकसभा कर सकती है। बट राज्यसभा कैन डिस्कस एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, तो डिस्कस और क्रिटिसाइज पॉलिसीज को कर सकती है। अब स्पेशल पे आइए, स्पेशल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्री के क्वेश्चन उठा के देखना, आपको दिखाई देगा कि प्री में स्पेशल पावर्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। अब देखो, राज्यसभा के पास 4 एक्सक्लूसिव या स्पेशल पावर्स होती हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं होती हैं। ठीक है। अब पहला पॉइंट देखिए, इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट जो इनमरेट किए गए हैं स्टेट लिस्ट में, जो आर्टिकल 249 में आता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री के कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना, इस आर्टिकल पे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको अगर राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो पार्लियामेंट को अगर स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाना है तो उसका ऑथराइजेशन आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा ही देगी। ठीक है। इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज जो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए कॉमन हो, आर्टिकल 312 के तहत। ठीक है। आर्टिकल भी याद रखना इसमें। नेक्स्ट है, इट अलोन कैन इनिशिएट अ मूव फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसका जो रिमूवल मोशन होगा वो ये खुद इनिशिएट कर सकते हैं। अदर वर्ड्स में एक रेजोल्यूशन रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का इंट्रोड्यूस हो सकता है सिर्फ राज्यसभा में, नॉट इन दी लोकसभा। ये आर्टिकल 67 के तहत है। नेक्स्ट देखिए, इफ अ प्रोक्लेमेशन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी एट अ टाइम व्हेन द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड और द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस within the period allowed for its removal, then proclamation can remain effective even it is approved by the Rajya Sabha alone. Article 352, 356 and Article 360। देखो इतना बड़ा पॉइंट है, बोला क्या इन्होंने, I'll just break it down for you। पहली चीज़ देखो, इसने बोला अगर मान लो कि प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट ने निकाल दिया कि हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी है, या हमें प्रेसिडेंट्स रूल लगाना है, या हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है। ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट ने बोला मुझे इन तीनों तरीके की इमरजेंसी में से कोई भी इमरजेंसी लगानी है, प्रोक्लेमेशन इशू हो गया है। तो उस टाइम पे अगर लोकसभा जो है डिसॉल्व हो रखी है या लोकसभा का डिसोल्यूशन हो रखा है, ठीक है, उस टाइम पे जब इसके अप्रूवल की जरूरत है, ठीक है, टेक्स प्लेस विद इन द पीरियड अलाउड फॉर इट्स अप्रूवल। मान लो आज आई, मतलब तीनों तरीके की इमरजेंसी में से कोई भी इमरजेंसी आज की डेट में आ गई। अब आज लोकसभा डिसॉल्व हो रखी है तो कौन अप्रूव करेगा? तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रोक्लेमेशन इफेक्टिव रह सकता है अगर राज्यसभा ने भी उसको अप्रूव कर दिया। और फिर जब भी आपकी लोकसभा आएगी उसके बाद उसके पास कुछ टाइम पीरियड रहता है कि उतने में वो उसको क्या कर सकते हैं, मतलब रहना है इमरजेंसी को, नहीं रहना, वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। वो हम इमरजेंसी के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे इतना याद रखो कि राज्यसभा अकेले भी अप्रूवल्स कर सकती है इमरजेंसी के। नेक्स्ट देखो, an analysis of the above points makes it clear that position of the Rajya Sabha in a constitutional system is not as weak as that of the House of Lords in the British constitutional system। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपको कंपैरिजन दिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। ठीक है। कहने की कोशिश क्या करी है कि राज्यसभा की पोजीशन इंडिया में इतनी वीक या इतनी एक तरीके से कमज़ोर यहाँ पे नहीं है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में उनके देखें, नॉर एज अ स्ट्रॉन्ग जितनी की सेनेट की होती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में। बेसिकली अब देखो दो चीज़ याद रखो बस, कि अमेरिका वालों के यहाँ जो उनकी राज्यसभा, जिसको क्या कहते हैं, वो सेनेट कहते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ब्रिटिश में जो उनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं वो एक तरीके से हमसे वीक है। तो हम इन दोनों के बीच में लाया करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्सेप्ट इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, सिवाय फाइनेंशियल मैटर्स के और जो कंट्रोल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, जो पावर्स एंड स्टेटस है राज्यसभा का, बाकी सारे स्फेयर्स में ब्रॉडली इक्वल एंड कोऑर्डिनेट करता है लोकसभा के साथ में।
देन नेक्स्ट है, इवन दो राज्यसभा को लेस पावर्स दी गई हैं एज कम्पेयर टू लोकसभा, इसकी यूटिलिटी सपोर्ट की गई है ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स के इसके पावर्स कम होने के बाद भी इसकी यूटिलिटी है। अब यूटिलिटी के बेसिस पे क्या क्या लिखा है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राइट अबाउट द यूटिलिटी ऑफ राज्यसभा, या इतनी पावर्स कम होने के बाद भी लोकसभा के कंपैरेटिवली उसके क्या क्या रोल हैं। तो आप ये सब चीज़ें लिखोगे कि ये हेस्टी, डिफेक्टिव, केयरलेस और इल कंसीडर्ड लेजिस्लेशन जो जल्दी जल्दी बनाए हैं लोकसभा ने, उसको चेक करता है बाय मेकिंग प्रोविजन ऑफ रिवीजन एंड थॉट। बेसिकली वही ना, कोई भी बिल अगर इन्होंने बना दिया फटाफट से, वो आएगा तो बाद में राज्यसभा के पास अप्रूवल के लिए। मनी बिल तो होगा तो चलो जोर इतना नहीं लगा सकती राज्यसभा, लेकिन बाकी चीज़ों पे तो काम कर सकती है। तो अगर कोई भी डिसीजन केयरलेसली बना दिया गया, ठीक है, कोई लॉ ऐसे बना दिया गया उसको सोचा नहीं गया ज़्यादा, तो राज्यसभा उसको थॉट देगी, उसको रिवाइज करने में हेल्प करेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, इट फैसिलिटेट्स गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू एमिनेंट प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स हु कैन नॉट फेस डायरेक्ट इलेक्शन। अब हमने पढ़ा होता है कि राज्यसभा में कुछ लोग जो होते हैं ना, वो बेसिकली एक तरीके से प्रेसिडेंट के थ्रू भी अपॉइंट होकर के आते हैं। तो इसमें वो लोग भी आ सकते हैं ना, एमिनेंट प्रोफेशनल्स जो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आ सकते, कि प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट कर देगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट 12 ऐसे मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। आप मुझे इसका क्राइटेरिया बताना कि कौन से क्राइटेरिया पे वो करता है नॉमिनेट। It maintains federal equilibrium by protecting the interest of the state against the undue interference of the center। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है कि इतना सेंटर इंटरफेयर ना करे उसमें, तो स्टेट के इंटरेस्ट को ये बचा के रख सकता है। तो ये हमारा हो गया टॉपिक, इसमें इतना ही हमें करना था। यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना जो भी आए होंगे, तो आपको एप्लीकेबिलिटी पता चल जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।